टुडे अवर टॉपिक इज़ आइसोटोप्स। न्यूक्लियर फिजिक्स को हम लेके चल रहे थे, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास आइसो का मतलब होता है सेम और टोप्स का मतलब होता है प्लेस। ठीक है, आइसोटोप्स आगे इसकी डेफिनेशन से ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आइसोटोप जो होता है ना, ये बेसिकली अपोजिट होता है आइसोबार। आइसोबार भी टर्म आगे देखेंगे, तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। तो आइसोटोप की अगर हम डेफिनेशन करें, दोज एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उसको आइसोटोप्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बेसिकली। हाइड्रोजन जिसका प्रोटॉन नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन जिसका प्रोटॉन नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन जिसका प्रोटॉन नंबर 1, लेकिन उनके मैसेज जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। इनका एटॉमिक मैसेज जो होते हैं ना, इसका एटॉमिक मैस जो होता है 1 होता है, एटॉमिक मैस इसका 2 होता है, इसका एटॉमिक मैस 3 होता है बेसिकली। तो यहाँ पे न्यूटन की तादाद बेसिकली वेरी करने की वजह से एटॉमिक मैसेज के अंदर वेरिएशन आती है। न्यूटन इसके अंदर होता नहीं है। प्रोटियम के अंदर, ड्यूटेरियम के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, ट्रिटियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं बेसिकली। इस वजह से ये आइसोटोप्स बनते हैं, न्यूटन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से। तो बाकी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, दीज एटम्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब आइसोटोप जो होते हैं ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना वो सेम होती हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेबिलिटी, ये वगैरह ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज नहीं आता आइसोटोप्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है तो इसके अंदर अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये बेसिकली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज ला देगी, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आइसोटोप्स टर्म्स को हमने सीख लिया कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिसके प्रोटॉन की तादाद सेम होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने से उसका एटॉमिक मास भी बदल जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, इसको आइसोटोप का नाम देते हैं। तो इसकी फर्दर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोटियम अगर ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। तो अगर ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से मिलेगा तब भी वाटर बनेगा, लेकिन ये वाला जो प्रोटियम से ऑक्सीजन से मिला, प्रोटियम ऑक्सीजन से मिला तो ये सॉफ्ट वाटर बनाएगा। ठीक है, अगर ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये हैवी वाटर बनाएगा। तो बेसिकली है तो दोनों वाटर, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आ गया। ठीक है, हैवी वाटर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि डज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, क्लॉथ वॉशिंग एंड द डिड नॉट, ठीक है, इसको डिजॉल्व द डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह जो होते हैं, जो हम डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये अपने अंदर हैवी वाटर अपने अंदर उसको डिजॉल्व नहीं करता, जिसके अंदर वॉशिंग वगैरह ये हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कपड़े वगैरह धोने के लिए। हैवी वाटर इज़ द 100 टाइम्स हैवियर दैन द सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो इसलिए ये बस एग्जांपल की मदद से समझाने की बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाती हैं, और जिसका एटॉमिक मास जो होता है ना 3 होता है, उसको अनस्टेबल न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती है। Isotope are the atom of the same element having the same number of the proton but the different number of the neutron। ठीक है, ये आइसोटोप की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बता दी है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशन है आइसोटोप्स की। पहले भी हमने देखा कि न्यूक्लाई ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस। ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये बेसिकली 3-4 तरह की ये डेफिनेशंस हैं, 2-3 डेफिनेशंस हैं। इनको आपने देखना है कि ये डिफरेंट टर्म में, डिफरेंट सेंस में आपसे पूछी जा सकती हैं, आपसे क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। तो मकसद यहाँ पे ये है कि न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक मास के अंदर वेरिएशन आ जाती है, और प्रोटॉन सेम रहता है। अगर यहाँ पे बात करें कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, एटॉमिक मास 12, 13, 14, इसके भी 3 आइसोटोप होते हैं, यहाँ पे नीचे बताया गया है। इस तरह यहाँ पे ये 98% पाया जाता है, यूनिवर्स के अंदर ये 1%, ये भी 1%, ये मतलब 12 वाला ज़्यादा पाया जाता है, और 13 एटॉमिक मास वाला 1% और 14 एटॉमिक मास वाला 1% पाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट लेके चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बेसिकली होता क्या है, ये आइसोटोप जो होता है ना बेसिकली इसका सेम प्रोटॉन होते हैं और डिफरेंट न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमने पहले बात की हुई है। ठीक है, अब बेसिकली हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे, तो एटॉमिक मैसेज इन डिफरेंट, मतलब इनका एटॉमिक मास जो होता है ना वो डिफरेंट होता है।
mass spectrograph is used to separate the different isotope and to measure their mass accurately बेस mass spectrograph से इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज, क्योंकि मैस डिफरेंट होता है उनके मैसेज की निस्बत उनको हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउट ऑफ द पेज जो है ना, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ये डॉटेड फॉर्म में यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट की हुई है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दें, पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे, यहाँ पे मेटल प्लेट लगी होती है, ये मेटल प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है इस सोर्स को, ठीक है, आयन सोर्स, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हाइड्रोजन का आयन सोर्स है, कार्बन का आयन सोर्स है, उसको यहाँ पे आयन सोर्स यहाँ पे प्लेस करेंगे, पॉजिटिव देंगे, और यहाँ पे प्लेट लगी होती है इस चैम्बर के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आता है। ये हमारे पास ये सोर्स S1 जो सोर्स होगा इस तरफ आएगा, और इसके यहाँ पर ये सोर्स यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही इंटर होगा तो फिर क्या होगा, ये डिफरेंट यहाँ पे कर्व ले लेगा, ठीक है, यहाँ पे गिर जाएगा, और ये हो सकता है कि ये सीधा जाके इसके बाद M ये M1 है, ठीक है, तो इस तरह ये इस तरफ गिर जाएगा। अब यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है, जो पहले गिर जाएगा इसका मतलब उसका मैस ज़्यादा है, जो बाद में गिरेगा इसका मतलब वो हल्का है, उसका मैस कम होगा। तो डिटेक्टर की मदद से उसको हम सिंप्लीफाई उसको यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं मैक्स स्पेक्ट्रोग्राफ से। इसकी अगर मैं यहाँ पे बात करें, इसमें कंस्ट्रक्शन के अंदर वेपराइजेशन चैम्बर लगा होता है, आयनाइजेशन चैम्बर लगा होता है, एक्सरेशन चैम्बर लगा होता है, और उसके बाद हमारा मैस एनालिसिस एनालाइज़र होता है, बेसिकली वही डिटेक्टर वगैरह लगे होते हैं, और उसके बाद एम्पलीफायर लगा होता है, और उसके बाद रिकॉर्डेड या काउंटर वगैरह इसके अंदर लगे होते हैं, और इसकी मदद से हम ये बेसिकली ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन में चीज़ें आ जाती हैं। वर्किंग की बात करें तो एज द पॉजिटिव आयंस मूव फ्रॉम स्लिट 1 टू द स्लिट S2 थ्रू द पोटेंशियल V1 दे गेन द काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ से वो स्लिट S1 से यहाँ से वो आते हैं और यहाँ पे इसके अंदर इंटर हो जाते हैं। जब इंटर होते हैं तो इसके बाद इसको एनर्जी मिलती है, जब एनर्जी मिलती है तो ये आगे से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो हमें पता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी आती है, तो यहाँ पे QV की होती है पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो यहाँ पे चार्ज E है, ठीक है, QE आ जाएगा और ये V आ जाएगा, और हमारे पास हाफ mv²। यहाँ पे हमारे पास हम देखें यहाँ पे बोथ साइड, तो V² को यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा √2EV/m², ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली इसका क्या काम होता है कि एज द आयन इंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स, FM = FC, मतलब मैग्नेटिक फोर्स = सेंटीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला QVB, और यहाँ पे हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स mv²/r। तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू EB, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि एक V इस V से कट जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास E भी रह जाएगा, चार्ज E में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास B आ जाएगा और हमारे पास ये वाला वैल्यू बच जाएगी। यहाँ पे M को सेपरेट करना होगा तो EBR/V बच जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम देखेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, तो V की वैल्यू जब पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास ये देखें यहाँ पे इसके अंदर V की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दी V, तो V की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे V की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ये वाली जो हमने सेपरेट की थी, इस यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक मतलब कि यहाँ पे इक्वेशन जो है ना, ये हम बोथ साइड यहाँ पे स्केयर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 नंबर ये वाली बन जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास E/m, यहाँ पे हमें E/m कैलकुलेट करना है, तो इसको हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी, कुछ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और या उसको फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफरेंट सिंप्लीफिकेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है, 2 इक्वेशन को यूज़ किया गया सिंपली। उसके बाद यहाँ पे देखें कि ER² 2V ये बेसिकली हमारे पास फैक्टर कॉन्स्टेंट है, और B² मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है मैथ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा M = कांस्टेंट B², तो मैथ जो होता है ना बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बेसिकली हमारे पास डिटेक्टर लगा होता है। इस तरह अब अबंडेंस जो होती है कि कोई भी आइसोटोप जो होता है वो कितना यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है उसकी परसेंटेज में हमारे पास पीक ही आ जाती है। उसके बाद ये इस तरह हमारे पास पीक बनता है। अबंडेंस मैस मतलब कि मैस अबंडेंस में मैथ आ जाएगा और वाली बी जो है ना वो हमारे पास एक्सेस प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास। ये बेसिकली नियोन का यहाँ पे बताई हुई है एग्जांपल। तो नियोन का 20 सबसे ज़्यादा होता है, 21 कम होता है, 22 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बेसिकली ये हमारे पास ये नियोन का अबंडेंस और B² के प्रोपोर्शनली ग्राफ ड्रा किया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से। बेसिकली इस हेल्प से हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ्स की हेल्प से हम उसका मैस सेपरेट कर लेते हैं। बेसिकली कोई भी आइसोटोप जो होता है उसका मैस कितना है उसका फाइंड करते हैं। आइसोटोप ऑफ नियोन की यहाँ पे बात हो रही थी तो हमने यहाँ पे उसी का ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया कि नियोन 20, 21, 20
2, ये बेसिकली उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो बेसिकली नियोन का जो होता है ना, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ द नियोन इज 20, नियोन 20 वाला जो होगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा, उसका ये पीक इस तरह ज़्यादा शो करवाई गई है। तो ये बेसिकली है। तो ये हमारा था टॉपिक आज का, आइसोटोप क्या होता है, और उसके बाद हम लेके चले कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली क्या होता है, किस काम आता है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन में देखा उसकी, फिर हम चीज़ों को आगे उसकी डेरिवेशन बना करके हमने एक इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन हमें क्या बताती है उसको हमने एग्जाम्पल से सीखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, हमारा टॉपिक होगा मास डिफेक्ट एंड बॉन्डिंग एनर्जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन न्यूक्लियर फिजिक्स। तो असल में हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होगी हमारी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।